10वीं के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को हमने पिछले वीडियो में हल किया था। प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो हमें स्थितियां दे रखी है उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है इसको, है ना। ठीक है, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है और हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होना चाहिए कि एक तो लंबाई और एक चौड़ाई की। आयत के भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले में हम ये मान रख के हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, देखो इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई अगर हमें पता होगी तो लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई जो दे रखी है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली? x मीटर मान ली। चौड़ाई अगर x मीटर है, अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया प्रश्नानुसार कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो प्रश्नानुसार लंबाई जो हमें दे रखी है वो लंबाई चौड़ाई के दुगने से, दो गुना किसका है? चौड़ाई का। तो चौड़ाई के दोगुने से यानी 2 इंटू चौड़ाई दुगने से एक अधिक है ना। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब यहाँ पे 2 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है? x दे रखी है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 मीटर। 2x प्लस 1 मीटर आया समझ में कि सबसे पहले आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई की दुगुने, यानी चौड़ाई में 2 का गुणा करना है प्लस 1 करना है। एक अधिक है, 2 अधिक है, इसका मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो 2 इंटू चौड़ाई कितनी है? x प्लस 1, 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 1 मीटर। उसके बाद तथा हमें दे रखा है यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर। भूखंड देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, बराबर 528 है। ठीक है, अब लंबाई क्या है? 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई क्या मानी थी हमने? x मानी थी, तो x लिख दिया हमने, ये 528। तो जो हमने माना था वो हमने लिख दिया पे। अब x का गुणा हमें इस ब्रैकेट के अंदर करना है, कोष्टक के अंदर करना है। तो x का गुणा 2x में करूंगा मैं, तो 2x का x में गुणा करूंगा तो चर का चर में गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो x का x में गुणा होगा, इसकी घात भी 1 है, इस x की घात भी 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2, यानी 2x की घात 2 प्लस फिर x का गुणा 1 में भी होगा तो x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 528। ये 528 बराबर से इधर प्लस में, इधर लेंगे किसमें जाएगा? यहाँ पे माइनस में, तो 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बन जाती है। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यानी किसके रूप में है ये? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमने इस क्वेश्चन को निरूपित किया। तो ये हमने द्विघात समीकरण बनाई। अब ये द्विघात समीकरण को हम हल करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, हम नेक्स्ट प्रश्नावली में हम सीखेंगे। तो यहाँ तक केवल हमें क्वेश्चन में हमें यहाँ तक ही करने के लिए कहा गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण इसकी बना ली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे रखा है 306, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है क्या? तो सबसे पहले हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जैसे लेते हैं कि 10 है, जैसे मान लीजिए क्या है? 10 है, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो देखो 10 के बाद 11 आ रहा है, यानी क्रमागत हो गए। क्रमागत मतलब 1 के बाद 1, तो यहाँ पे 10 के बाद क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। ये दो क्रमागत पूर्णांक हो गए, ये उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं। तो देखो 10 पहला पूर्णांक 10 था, तो दूसरा पूर्णांक कैसे प्राप्त हो रहा है? हमें 10 में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हो तो उसके आगे की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे 10 में 1 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 1 जोड़ेंगे इसके बाद वाली संख्या 12 आ जाएगी, 12 में 1 जोड़ेंगे उसके बाद क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो इसी प्रकार तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक तो क्या मान लेते हैं हम? x। पहला अगर धनात्मक पूर्णांक अगर हम x मानेंगे तो अगला कैसे प्राप्त होगा? हमें x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमें इस क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हमें इस तरह मानना है कि पहले पूर्णांक को x मान लिया तो अगला पूर्णांक कैसे आएगा? x प्लस 1 आएगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम मानते हैं। माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार
है ना, पहला पूर्णांक x माना तो x के बाद वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार इनके गुणनफल दे रखा है हमें, है ना, कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार x का और x प्लस 1 दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का हमें गुणनफल दे रखा है, x और x प्लस 1 दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 306। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो x का गुणा x में करेंगे तो गुणा करने पर घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो x की घात कितनी आएगी 2। x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 306। तो x की घात 2 प्लस x, ये 306 इधर प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा माइनस में 306 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसको हम हल कर सकते हैं, हल करना हम अगली प्रश्नावली में हम सीखेंगे। तो यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में कि माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, क्योंकि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो अगला किसे प्राप्त होगा, उस पर 1 जोड़ दो तो हमें अगला प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें मानना है कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, दोनों का गुणा किया हमने तो 306 आया। तो ये समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ, x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे मतलब रोहन से कितनी बड़ी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो उसी को हम मान लेते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष। प्रश्नानुसार उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार देखो उसकी माँ, रोहन की माँ जो है उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी है मतलब 26 जुड़ जाएगा, जो रोहन की आयु है आज की उसमें 26 वर्ष जोड़ दो तो वो 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी उससे। ठीक है, प्रश्नानुसार माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल हमें दे रखा है 306। तो पहले 3 वर्ष पश्चात की आयु निकालेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब आने वाले 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 3 जब आज अगर किसी की आयु मान लो 10 वर्ष है तो आने वाले 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 10 में 3 जुड़ जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आज रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 जुड़ जाएगा, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3, है ना, 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार तथा माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, तो 26 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कितना है, x प्लस 26 में 3 जुड़ेगा, कितना जाएगा 29, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो हो गई x प्लस 3, क्योंकि x में क्या हो गया 3 जुड़ गया, और माँ की वर्तमान आयु, माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु हो गई x प्लस 26 में 3 जुड़ गया तो x प्लस 29 वर्ष हो गई। अब इन दोनों की आयु का जो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या आई, x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमें दोनों की गुणनफल दे रखा है, हमें x प्लस 3 का गुणनफल इसकी माँ की आयु के साथ, माँ की आयु कितनी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 29, दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा मतलब दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो गया, 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करना है, पहले x का गुणा करेंगे इन दोनों पदों में, तो x का x में गुणा होगा तो x की घात कितनी होगी 2, फिर x का गुणा होगा 29 में तो 29x प्लस 3 का गुणा करेंगे अब x में, तो अब देखो पहले x का गुणा दोनों में हो गया, अब 3 का गुणा कर रहे हैं इन दोनों में, 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे, 3 नम 27 के साथ हासिल किए 2, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। ठीक है, 360 हो गया। अब देखो उसके बाद x की घात 2 ऐसे रहेगा, ये x की घात 2 प्लस 29x और 3x कितना जाएगा 32x। ठीक है, और प्लस 87, और ये 360 इधर प्लस में इधर लेंगे माइनस 360 बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस 32x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 360 में से 87 घटाना, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, और यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 2, 273 बराबर 0। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है, इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये हम द्विघात समीकरण निरूपित कर देते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है अगला, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब रेलगाड़ी कितनी दूरी चल रही है 480 किलोमीटर, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। मतलब दूरी तो वही रखना है 480, लेकिन अगर उसकी चाल कम कर देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, 3 घंटे अधिक समय लेगी वो। ठीक है, हमें गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो उसी को हम मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल है ना, सामान्य चाल क्या मान लेते हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य चाल क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया है प्रश्नानुसार हमें दे रखा है पे तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी, कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। तो देखो सामान्य चाल से अगर कोई गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितना समय लगता है, किस समय, हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे हम उसी फार्मूले से। तो समय है ना, समय क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल है ना, किस वाले फार्मूले से कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय को इधर लेंगे तो चाल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये हमने इसलिए लिखा है पे कि समय क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय कर रही है वो, 480, और बटे चाल कितनी है, सामान्य चाल कितनी है, x, 480 बटे x, और समय को किसमें नापते हैं हम, घंटे में, यानी घंटा। ठीक है, इतने समय वो लग रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती। तो देखो वहाँ पे प्रश्नानुसार हम करेंगे चाल में कमी करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि अगर उसकी चाल है ना 3 किलोमीटर प्रति सॉरी इसमें चाल, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल में कमी, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर है ना, कि कमी करने पर नवीन चाल, नवीन चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल में कितनी कमी कर रहे हैं हम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो पहले चाल क्या थी, x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी, तो x में से क्या घटा देंगे हम, 8, तो ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो हमें कितनी तय करना है, 480 किलोमीटर ही तय करना है। तो नवीन चाल में लगा समय, नवीन चाल में लगा समय निकाल लेते हैं हम। तो नवीन चाल में लगा समय, तो नवीन चाल में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, वही दूरी बटे नवीन चाल, नवीन चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगा, नवीन चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी तो 480 है, दूरी तो वही रखना है 480 बटे नवीन चाल कितनी होगी, x माइनस 8, नवीन चाल कितनी होगी, x माइनस 8, ये x माइनस 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने, यहाँ पे चाल क्या थी, सामान्य थी, यहाँ पे चाल सामान्य थी, और यहाँ पे हमने चाल में और कमी कर दी। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, यानी स्पीड यहाँ पे सामान्य थी और स्पीड हमने और कम कर दी। तो ज़्यादा समय किस में लग रहा है हमें, जब स्पीड कम करते हैं तो हमें नियत स्थान पर पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है, और जब स्पीड सामान्य रहेगी तो हम जो हमारा टाइम है उस पर हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्पीड कम कर दी, गाड़ी की स्पीड कम कर दी, तो हमें देरी से पहुँचेंगे। तो देरी कितनी, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 3 घंटे अधिक लगते हैं इसमें। तो जब नवीन चाल में तय की गई जो लगा समय क्या होगा, अधिक होगा, और सामान्य चाल में लगा समय क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि नवीन चाल में लगा समय में से सामान्य चाल में लगे समय को हम घटाएंगे, तो कितने का अंतर आएगा, 3 घंटे का, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, समय का अंतर कितना है, कितना दे रखा है हमें, 3 घंटे, 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे का अंतर है। तो नवीन चाल में लगा समय अधिक है, ज़्यादा समय में से यानी 480 बटे x माइनस 8 में से क्या घटा देंगे, सामान्य चाल में लगा समय यानी 480 बटे x को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 घंटा आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे 480 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 480 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बटे x माइनस 8, क्योंकि 480 कॉमन ले लिया, इसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटे x, ठीक है, बराबर 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 480 ब्रैकेट के अंदर लघुत्तम लेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो x और x माइनस 8। ठीक, x का गुणा x में एक में करेंगे, x क्रॉस गुणा तो लघुत्तम ले रहे हैं, हल का गुणा हर में किया, x कोष्टक के अंदर x माइनस 8, x का गुणा इस एक में करेंगे x माइनस 8 का गुणा इस एक में करेंगे तो x माइनस 8। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 3। तो 480 तो ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x में करेंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 बटे नीचे भी गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे, x की घात 2, x का गुणा माइनस 8 में करेंगे माइनस 8x बराबर 3। ये x से x तो कट गया, तो 480 इंटू 8 बटे x की घात 2 माइनस 8x
बराबर 3। अब इसको इधर ले लो और इनका गुणा कर लो, तो 8 का गुणा 0 में 8, 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 चौक 32 6 38 बराबर क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर x की घात 2 माइनस 8x। तो यहाँ पे देखो पहले इसका गुणा कर लेते हैं हम, 3 का गुणा x की घात 2 में करेंगे, 3x की घात 2, 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 24x और 3 बराबर इधर 38 40 है तो बराबर इधर 38 40 लिख देते हैं हम। अब इस 38 40 को इधर ले लेते हैं बराबर से इधर, तो 3x की घात 2 माइनस 24x माइनस 38 40। तो इस प्रकार ये बराबर क्या आ जाता है 0। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न क्रमांक 2 के चारों क्वेश्चनों को हल किया। यहाँ तक हमने द्विघात समीकरण बनाने तक हल किया। अब इनको हल करना जब अगली प्रश्नावली जब स्टार्ट होगी तो उससे हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।